गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट ना। चलो भाई, बहुत टाइम बाद बैक हो चुके हैं अपने डेली वाले वर्क पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस नए चैप्टर को। एक नया चैप्टर हमने उठाया है। देखो अपनी ये जो गाड़ी है अपने चैनल की, वो कहां तक पहुंची है। अपने चैनल की गाड़ी कुछ दूर तक पहुंच चुकी है भाई साहब। सबसे पहली चीज तो द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स हमारा नया चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था और चैप्टर नंबर 6 को हमने पूरा 6 लेक्चर्स के थ्रू कवर किया था। ठीक, छठवें चैप्टर को 6 लेक्चर्स में कवर किया था। ठीक, और सातवां जो लेक्चर था वो किसका था, एनसीईआरटी डिस्कशन का था। वो सारी चीजें करने के बाद जैसे ही मैंने प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री का, क्लास 7 की हिस्ट्री का, हिस्ट्री की बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक, इसके बाद एक और चैप्टर है और उसके बाद फिर हमारी हिस्ट्री खत्म। ये चैप्टर जो है वो एज सच उतना लेंदी नहीं है जितने हमारे एवरेज हिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं, बट फिर भी है लंबा है। 5 से 6 दिन का चैप्टर है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेके। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो सबसे पहले अगर चैप्टर के नेम से चैप्टर के एसेंस को समझने की कोशिश करें तो चैप्टर का नाम कहता है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। सबसे पहली बात तो कल्चर्स क्या होते हैं। ठीक, तो अलग अलग तरह के जो हम ट्रेडिशंस परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके के जो हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, दैट कम्स अंडर कल्चर। ठीक, उन सारी चीजों को मिला के हम लोग कहते हैं कल्चर। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भारतीय कल्चर है, भारतीय हमारा जो कल्चर है। ठीक, तो उसमें हमारे जितने भी हमारे देश में जितने भी तरीके के क्लोथिंग होती है, जितने भी तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, वो सारी चीजें मिला के इंडियन कल्चर बनाते हैं। ठीक, तो कल्चर समझ में आ गया। रीजनल यानी किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो कल्चर है दैट इज रीजनल कल्चर। ठीक, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। ठीक, यानी कि जो अलग अलग रीजन्स हैं, जो अलग अलग प्लेसेस हैं छोटे छोटे, वहां पर किस तरीके से जो कल्चर्स की डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से उन छोटे छोटे रीजन्स में कल्चर्स की डेवलपमेंट हुई, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चैप्टर के नाम से चैप्टर का एसेंस समझ में आ रहा है कि चैप्टर बेसिकली है किस चीज के ऊपर। देखो चैप्टर के नाम को पकड़ के अगर तुमने खरीदना शुरू कर दिया ना कि चैप्टर का नाम क्या सजेस्ट कर रहा है और इस चैप्टर के नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो तुम्हारी आधी चीजें तो सॉल्व हो गई क्योंकि तुमको पता है कि तुमको पढ़ना क्या है। ठीक, तो आगे चलते हैं अब थ्योरी पे। पहला पन्ना खोलो, आ जाओ। One of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak. When we refer to a person as a Tamil or an Odia, this usually means that he or she speaks Tamil or Odia and lives in Tamil Nadu or Odisha. ठीक, तो क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को क्लासिफाई करने के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए जो सबसे मूल चीज होती है, यानी कि जो सबसे बेसिक चीज होती है जिसके बेसिस पे हम किसी भी व्यक्ति को जज करते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कहां से आया है, वो है उसकी लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो लोगों को खड़ा कर दूं, एक एक्स और एक वाई। ठीक, सपोज कर लेते हैं, और मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से पहचानो कि ये दोनों कहां से आए हुए हैं, तो आप दो चीजों पर ध्यान दोगे। सबसे पहली चीज तो आप देखोगे कि हुलिया किस तरीके का है, मतलब किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, ठंड वाले कपड़े पहन रखे हैं, गर्म वाले कपड़े पहन रखे हैं। ठीक, कलर क्या है तो आप इससे बता सकते हो कि हाँ तमिल साइड से हैं या फिर नॉर्दर्न साइड से हैं, किस साइड से हैं। ठीक, और उसके बाद जो सबसे पहली चीज जिससे आप जज करोगे वो लैंग्वेज, कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो और वहां पे आपको कोई हिंदी बोलता हुआ मिल जाता है तो आपको फील होता है कि ये हमारे देश भारत का है। ठीक, तो किसी भी एक व्यक्ति को जज करने के लिए कि वो कहां से बिलोंग कर रहा है, उसका कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, हम जो बेसिक चीज जिसपे हम जज करते हैं वो है लैंग्वेज। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दो व्यक्ति हैं, एक मलयालम है एक ओडिया है, तो आप उसकी लैंग्वेज के थ्रू पता करोगे ना कि कौन मलयालम है, कौन मलयालम से बिलोंग करता है। ठीक, कौन ओडिया है यानी कौन ओडिया बोल रहा है यानी कौन ओडिशा से बिलोंग करता है। तो लैंग्वेज इज द बेसिक नीड जिससे हम किसी व्यक्ति को जज करते हैं कि वो कौन है और कहां से बिलोंग कर रहा है। ठीक, we also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting. Sometimes we take these identities for granted and assume that
दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ठीक, तो ये तो हुई व्यक्तियों की बात। अगर हम बात करें कि किसी हम प्लेस को कैसे पहचानते हैं कि ये प्लेस, जो जगह है, ये किस तरीके की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का मैं नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? मध्य प्रदेश की क्लोथिंग, कि मध्य प्रदेश में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। ठीक, ये मध्य प्रदेश को छोड़ दो, आप कश्मीर को ले लो। मैंने आपसे बोला कश्मीर, तो कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर टेररिज्म। अब वो पहले की टाइम की चीजें थी, अब टेररिज्म नहीं रहा वहां पे। ठीक, तो अगर मैं नाम लूं कश्मीर, तो कश्मीर का क्या सोचोगे? कश्मीर की वादियां देखोगे, ठीक, वहां के एनवायरमेंट देखोगे, वहां के लोगों के बारे में सोचोगे तो आप देखोगे कि हाँ वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। ठीक, वहां का फूड क्या है। तो किसी भी एक पर्सन को जज करने के लिए जो बेसिक मीन होता है वो क्या होता है? उसकी लैंग्वेज। और किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को जज करने के लिए जो बेसिक मीन होता है वो क्या होता है? वहां के लोग, वहां की क्लॉथिंग, वहां का फूड, ये सारी चीजें। ठीक, लेकिन कभी कभी हम इन पॉइंट्स को, जजमेंट पॉइंट्स को हम बहुत क्या कर लेते हैं, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी कि इनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक, इनकी हम वैल्यू को नहीं समझते हैं, जबकि दे आर वेरी मच वैल्यूएबल फॉर जजिंग अ पर्सन, फॉर जजिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक, समझ में आ रहा है? However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing. Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. ठीक, तो क्या बताया गया है कि जो कल्चर्स, जो रीजन्स हम आज देखते हैं वो हमेशा से वैसे नहीं है, वो उनमें बहुत सारी इंटरमिक्सिंग हुई है। उन इंटरमिक्सिंग के चलते बहुत सारे नए रीजन्स, नए कल्चर्स डेवलप होके आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई कल्चर हो ही, बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो मलयालम के अपने अलग कल्चर्स हैं, अपने अलग ट्रेडिशंस हैं, अपने अलग रिचुअल्स हैं। ठीक, उड़ीसा के अपने अलग ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, रिचुअल्स हैं। अगर हम उन दोनों को मिक्स कर दें कि कुछ ट्रेडिशंस हम मलयालम से उठा लें, कुछ ट्रेडिशंस हम उड़ीसा से उठा लें और उनको हम मिक्स कर दें, तो एक नए तरीके का ट्रेडिशन, एक नए तरीके का कल्चर बन जाएगा। ठीक, तो वही बताया गया है कि आज हम जो ट्रेडिशंस, आज हम जो कल्चर देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसे ही नहीं रहे हैं। ठीक, उनमें बहुत इंटरमिक्सिंग, बहुत सारे चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम, और इनफैक्ट आज भी वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहे हैं। As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, and yet others derived from older practices in a particular area but take a new form in other regions. ठीक, तो वही बताया गया है कि आज के टाइम में भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, आज के टाइम में भी हमको ये देखने को मिलता है कि कल्चर्स अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। अलग अलग रीजन के जो कल्चर्स हैं वो मिक्स होके एक नए रीजन, एक नए कल्चर को क्या कर रहे हैं, एक नए कल्चर को जन्म दे रहे हैं। ठीक, क्लियर है? इंट्रो वाला पार्ट क्लियर है चैप्टर का? पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। पहला टॉपिक क्या है? द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। ठीक, फर्स्ट टॉपिक है ये हमारे। Let us begin by looking at an example of the connection between language and region. The Chera Kingdom of Mahodayapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of the present day Kerala. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इस टॉपिक के थ्रू, बेसिकली ये टॉपिक एक एग्जांपल है कि किस तरीके से रीजन और लैंग्वेज एसोसिएटेड है, किस तरीके से रीजन से, किस तरीके से कहीं ना कहीं लैंग्वेज के चलते रीजन्स इंफ्लुएंस होते हैं। ये जो पार्ट है ये एक एग्जांपल है। ठीक, तो कहानी बताई गई है चेरा किंगडम की, जो कि कहां की थी, जो कि महोदयपुरम की किंगडम, चेरा किंगडम के बारे में हमको कहानी बताई गई है कि वो 9th सेंचुरी में लगभग स्टैब्लिश हुई थी साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो कि प्रेजेंट डे केरला है, उस वाले रीजन में ये किंगडम, चेरा किंगडम स्टैब्लिश हुई थी।
It is likely that Malayalam was spoken in this area. The rulers introduced the Malayalam language and script in their inscriptions. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इस रीजन में हम देखते हैं कि आज के टाइम में मलयालम बोली जाती है, ठीक, लेकिन मलयालम इंट्रोड्यूस यहाँ पे कैसे हुई? अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक रात हम सोए होंगे और अचानक से सुबह जागे तो सबके दिमाग में एक चिप फिट हो गई और सब मलयालम बोलने लगे, ठीक, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो मलयालम लैंग्वेज जो थी वो यहां पर इंट्रोड्यूस कराने का जो श्रेय जाता है, यहां पर जो मलयालम लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई थी वो किसने कराई थी? चेरा किंगडम के लोगों ने यहां पर मलयालम को इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक, थ्रू अपने इंक्रिप्शंस। जब वो आए, चेरा किंगडम जब यहां पे आई तो उसने अपने इंक्रिप्शंस लॉन्च किए, उसने अपनी स्क्रिप्ट लॉन्च की, अपनी जो भी ट्रेडिशंस थे उसने यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। इन सारे प्रैक्टिसेस के चलते यहाँ पर मलयालम जो लैंग्वेज थी वो काफी क्या हुई, उस टाइम पे पॉपुलर हुई। In fact, this is one of the earliest examples of the use of regional language in official records in the subcontinent. ठीक, और ये क्या है? ये पहला ऐसा केस था जब एक रीजनल लैंग्वेज का यूज होने लगा। किस चीज के लिए? एक रीजनल लैंग्वेज का यूज होने लगा ऑफिशियल वर्क्स के लिए और किस चीज के लिए? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। At the same time, the Cheras also drew upon Sanskrit traditions. The temple theatre of Kerala, which is traced to the period, borrowed stories from the Sanskrit epics. ठीक, और मलयालम के साथ साथ चेराज ने यहाँ पे संस्कृत इंक्रिप्शंस भी इंट्रोड्यूस कराई, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज भी यहाँ पे पॉपुलर कराई। ठीक, the first literary work in Malayalam dated to about the 12th century are directly inhabited to Sanskrit. Interestingly enough, a 14th century text, the Lila Tilakam, dealing with grammar and poetics, was composed in Manipravalam, literally diamonds and corals, referring to the two languages, Sanskrit and regional language. ठीक, तो किया क्या गया कि संस्कृत लैंग्वेज में जो एपिक्स थे, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज की जो स्टोरीज थी, जो वॉल्यूम ऑफ बुक्स थी, उनको यहां पर लाकर मलयालम में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया गया ताकि जो मलयालम लोग हैं वो संस्कृत के एसेंस को समझ सके, मेरा संस्कृत को पढ़े। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग हैं, हम लोग टीचर हैं, ठीक, तो हमारा क्या काम है कि जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक लिखी हुई है जिसको आपको खुद से पढ़ के समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम हिंदी में और इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज अभी उतनी अच्छे से नहीं समझ सकते हो। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे की गई, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग मलयालम बोलते थे, मलयालम स्पीकर्स थे, तो लोग वहां पे संस्कृत को ठीक से समझ नहीं पाते थे। इसी वजह से संस्कृत टेक्स्ट बुक्स को, संस्कृत एपिक्स को मलयालम में कन्वर्ट किया गया ताकि वहां के जो लोग हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में जो वो एपिक्स, जो बुक्स लिखी गई हैं, उनकी एसेंस को क्या कर सके, उनके एसेंस को समझ सकें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। ठीक, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। ठीक, ये मेन टॉपिक है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस की किस तरीके से रूलर्स ने रिलीजियस ट्रेडिशंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया और रिलीजन ट्रेडिशंस की वजह से किस तरीके से रूलर्स इन्फ्लुएंस हुए, दोनों का रिलेशन बताया गया है इस मेन टॉपिक के अंदर। इस मेन टॉपिक के अंदर पहला सब टॉपिक आता है द जगन्नाथ कल्ट। ठीक, जगन्नाथ जी का एग्जांपल, जगन्नाथपुरी का एग्जांपल दिया गया है हमको पहला। ठीक, तो ये सब टॉपिक है द जगन्नाथ कल्ट। In other regions, regional cultures grew around religious traditions. The best example of this, the best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu at Puri, Odisha. ठीक, तो क्या बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर जो रीजनल कल्चर था वो कहीं ना कहीं रिलीजन के आसपास ग्रो किया, यानी कि रिलीजन के चलते वहां का रीजनल कल्चर बना। ठीक, रिलीजन और रीजनल में कंफ्यूज मत होना। रिलीजन मतलब धर्म, रीजनल मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी जगह थे जहां पे
रिलीजन के चलते रीजनल चीजें जो थी वो इन्फ्लुएंस हुई। ठीक, इसमें सबसे पहला एग्जांपल है जगन्नाथ पुरी जी का। ठीक, जगन्नाथ नाम का जो पहली चीज बताई गई कि जगन्नाथ नाम क्या था। तो जगन्नाथ मतलब बेसिकली मतलब क्या है उसका, कि एक ऐसे भगवान जो इस पूरी धरती को करते हैं, ओन करते हैं। और ये नाम किसको दिया गया, ये नाम भगवान विष्णु के एक अवतार को दिया गया, जो कि कहां पे सिचुएटेड है, पुरी उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में एक शहर है पुरी, वहां पर। To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. ठीक, तो अब बात करते हैं कि अब इसके आसपास, ये तो एक रिलीजन सेंटिमेंट हो गया। ठीक, रिलीजन की बात हो गई। अब यहाँ पे रीजनल कल्चर कैसे ग्रो हुआ, तो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन्होंने वुडन ब्लॉक्स पे जगन्नाथ जी की आकृतियां बनाना स्टार्ट किया, जगन्नाथ जी की पिक्चर्स बनाना स्टार्ट किया। ठीक, जिससे वहां के जो लोग थे उन्होंने अपना एक कल्चर स्टैब्लिश कर लिया जगन्नाथ जी के आसपास। In the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Anant Varman, decided to erect a temple for Purushottam Jagannath at Puri. Subsequently, in 1230, King Anang Bhima he dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. ठीक, तो क्या बताया गया है कि 12th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट रूलर जो थे गंगा डायनेस्टी के, अनंत वर्मन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान जगन्नाथ के नाम का एक मंदिर खड़ा करने का सोचा और उन्होंने वो मंदिर बनवाना स्टार्ट कर दिया। और अल्टीमेटली 1230 में 1230 में किंग अनंग भीमा जो थे, अनंग भीमा थ्री, उन्होंने अपना जो पूरा किंगडम था पूरी का, वो भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया कि अब इस पूरे किंगडम का जो देखभाल है वो भगवान जगन्नाथ करेंगे और मैं उनका बस एक दास हूं। ठीक, as the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased. All those who conquered Odisha, such as the Mughals and Marathas and the English East India Company, attempted to gain control over the temple. They felt that this would make their rule acceptable to the local people. ठीक, तो जिस तरीके से इस मंदिर ने पॉपुलैरिटी गेन की, जिस तरीके से इस मंदिर को एक दिव्य मंदिर माना जाना शुरू किया गया, उसी के साथ साथ इस मंदिर ने सोशल और पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस अपना बना लिया। ठीक, और इसी सोशल और पॉलिटिकल इंफ्लुएंस के चलते जो लोग थे यहाँ पे, जो जितने भी लोगों ने उड़ीसा पे कब्जा किया, जैसे मुगल्स हो गए, मराठास हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, उन लोगों ने उड़ीसा पे कब्जा करने से पहले ये ट्राई किया कि वो जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा कर लें। क्यों? क्योंकि एक बार अगर वो कंट्रोल सेंटर उनके हाथ में आ गया तो पूरी उड़ीसा अपने आप ही उनके पास आ जाएगी। ठीक, क्लियर है? बताओ, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर एक बार मैं पूरी कहानी समराइज कर दूं कि हमने बेसिकली इस वीडियो में क्या पढ़ा, तो इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया अपना नया चैप्टर। उस चैप्टर को खाते हैं सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से किसी भी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए लैंग्वेज और किसी एक प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं। ठीक, उसी के साथ साथ हमने क्या देखा कि कभी कभी हम इन सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, बट दीज फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक, उनकी इंपॉर्टेंस है ओवरऑल। फिर हमने देखा रूल्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। ठीक, कि किस नहीं, फिर हमने देखा द चेरास एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक लैंग्वेज के चलते एक पूरी डायनेस्टी इन्फ्लुएंस हुई। ठीक, तो इसमें हमने ये एग्जांपल देखा। फिर हमने एक मेन टॉपिक स्टार्ट किया, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, किस तरीके से रूलर्स इफेक्ट हुए रिलीजियस ट्रेडिशन से और रिलीजियस ट्रेडिशंस इफेक्ट हुए रूलर्स से, यानी कि रूलर्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस के बीच में हमने रिलेशन देखना स्टार्ट किया। उसमें हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा जगन्नाथ कल्ट का, कि किस तरीके से जगन्नाथ जी की वजह से एक पूरा वहां पर एक इन्फ्लुएंस डेवलप हो गया। ठीक, तो बस यही कहानी है आज की इस वीडियो में। देखो, मैं कोई ऐसा वादा नहीं करूंगा जो मैं पूरा ना कर सकूं। मैं इस टाइम बहुत बिजी चल रहा हूँ भाई, वैसे बहुत बिजी। ठीक, मुझे बहुत काम है अपनी पर्सनल लाइफ के भी और चैनल्स भी तीन मैं हैंडल कर रहा हूँ इस टाइम। और शायद अभी हम लोग चौथा प्लान कर रहे हैं कुछ, मैं और मेरी टीम, मतलब टीम क्या, मेरे दोस्त ही हैं सब, जो भी हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो हम मिलके एक नया चैनल प्लान कर रहे हैं।
तो मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस जल्दी जल्दी आए और हम जल्दी अपने जो 7th की जर्नी हमने स्टार्ट की थी वो निपटा दूं। बट अगर वीडियोस लेट हो रही है तो प्लीज मुझे माफ करना, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए कि हम लोग को थोड़ा इनकन्वीनियंस झेलना पड़ रहा है। ठीक, इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखो। बाय बाय।